नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। योग दुनिया को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, योग से भारत के नजदीक आई दुनिया। स्वस्थ और खुशहाल मानवता के लिए बताया जरूरी। सूरीनाम में योग शिविर में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मुंबई में उपराष्ट्रपति का योग को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने का सुझाव। देश में करीब 5000 योग कार्यक्रमों में कई केंद्रीय मंत्री शामिल। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस साल के पुरस्कारों का ऐलान। प्रोजेक्ट्स को तेजी से लागू करने के लिए सूरत को बेस्ट सिटी का अवार्ड, भोपाल और अहमदाबाद को इनोवेटिव आइडिया अवार्ड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बदली विवादित प्रवासी नीति। अवैध प्रवासियों को बच्चों से अलग नहीं करने के आदेश पर किया हस्ताक्षर। अब प्रवासी परिवार रहेंगे एक साथ। और फीफा विश्व कप के 7वें दिन स्पेन ने ईरान को 1-0 से दी मात। उरुग्वे ने सऊदी अरब को हराया। पुर्तगाल ने मोरक्को को 1-0 से दी शिकस्त। आज 3 अहम मुकाबले। और सबसे पहले बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। दुनिया भर में आज चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के देशों में योग दिवस को लेकर उत्साह का माहौल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सूरीनाम में योग शिविर में शामिल होंगे। मुंबई में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू योगाभ्यास में शामिल हुए। वहीं मुख्य कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 से ज्यादा लोगों के साथ योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दुनिया के करीब सभी देशों ने समर्थन किया और दुनिया के 170 से ज्यादा देशों के लोग 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि योग प्राचीन पद्धति है जो सिर्फ भारत ही नहीं, उन्होंने योग को मानवता की विरासत का हिस्सा बताया। राष्ट्रपति फिलहाल सूरीनाम की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वो सूरीनाम के राष्ट्रपति देशेर दलानो बोत्रश के साथ योग समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा कि ऐसा पहली बार होगा जब 2 राष्ट्राध्यक्ष एक साथ योग दिवस मनाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योग को आधुनिक दुनिया के लिए भारत का अमूल्य उपहार बताया है। उन्होंने योग को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने का सुझाव भी दिया। उपराष्ट्रपति मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन सी लिंक प्रोमेनेड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति ने यहां कई लोगों के साथ योग किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने योग को धर्म से जोड़ने की कोशिशों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने लोगों से योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की, जिससे शारीरिक और मानसिक दक्षता हासिल की जा सके। Religion is a way of worship. This is connecting the body and mind, correcting our own self and preparing our own self. The time has come to introduce yoga, I feel, as part of the school syllabus. State governments and central government must focus their attention on this important aspect so that India becomes a nation of healthy and happy people in the coming years. A healthy nation can become a wealthy nation. But there is no guarantee a wealthy nation will become a healthy nation. So keeping that in mind, our ancestors told us that Arogyame Mahabhagyam. Arogyam means health. So health is wealth. So let us focus our attention on this in the coming days and try to benefit from the same and then spread it among the people.
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में हुए मुख्य योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां के वन अनुसंधान संस्थान के मैदान में प्रधानमंत्री ने करीब 50,000 स्वयंसेवकों के साथ योग किया। प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग से जुड़े कई आसन किए। इस दौरान योग करने वालों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक समेत कई हस्तियां मौजूद थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग के कारण भारत दुनिया के और निकट आया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में योग को जो स्थान मिला है वो और मजबूत होने वाला है। प्रधानमंत्री ने स्वस्थ और खुशहाल मानवता के लिए योग को जरूरी बताया। मेरा आप सबसे आग्रह है, देशवासियों से आग्रह है, विश्व के योगा प्रेमियों से आग्रह है कि जो लोग योग के साथ जुड़े हैं वे नियमितता लाएं और जो अब भी योग से नहीं जुड़े हैं वो एक बार जुड़ने का प्रयास जरूर करें। साथियों, योग के बढ़ते प्रसार ने विश्व को भारत की ओर, भारत को विश्व के ज्यादा निकट ला दिया है। हम सभी के निरंतर प्रयासों से आज योग को दुनिया में जो स्थान मिला है वो समय के साथ और ताकतवर होने वाला है और मजबूत होने वाला है। स्वस्थ और खुशहाल मानवता के लिए योग के बारे में समझ को और अधिक विकसित बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आइए अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने प्रयास को हम तेज करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दुनिया के लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। उन्होंने योग को सबसे बड़ा जन आंदोलन बताया जो लोगों को बीमारी से अच्छी सेहत की तरफ ले जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में अधिकतर देशों ने एक आवाज में योग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि योग से जीवन में रचनात्मकता बढ़ती है और तनाव कम होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया का हर देश योग को अपना मानने लगा है। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। जब यूनाइटेड नेशंस में योग के लिए प्रस्ताव रखा और ये यूनाइटेड नेशंस का रिकॉर्ड है, ये पहला ऐसा प्रस्ताव था जिसको दुनिया के सर्वाधिक देशों ने को स्पॉन्सर किया। ये पहला ऐसा प्रस्ताव था जो यूएन के इतिहास में सबसे कम समय में स्वीकृत हुआ और ये योग आज विश्व का हर नागरिक, विश्व का हर देश योग को अपना मानने लगा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। दुनिया को योग से जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत का विश्व के साथ एक ऐसा नाता जोड़ दिया जिसके मूल में है मानव कल्याण। योग केवल वेलनेस की तरफ नहीं ले जा रहा, ये हैप्पीनेस की तरफ ले जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में दुनिया के कुछ अर्थशास्त्री जो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ साथ ग्रास हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते थे, तो आज उसकी राह भी योग से होकर गुजरती है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौतियां का उनका सामना और समाधान करने में योग की क्षमता और उसके कारण देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में इसके योगदान को अभी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। दिल्ली के राजपथ पर भी हजारों लोग योग में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, जयंत सिन्हा, उपराज्यपाल अनिल बैजल और सांसद मीनाक्षी लेखी समेत कई हस्तियां शामिल हुई। योग तंत्र के द्वारा और योगा के अभ्यास के द्वारा
हम सबको एक शांति, एक ऊर्जा मिलती है और अपने परिवार को भी हम लोग इससे जोड़ लें, अपने समाज को भी इससे जोड़ लें और देश भर को ये एक दिन मिलता है इस प्रकार से मिलजुल कर एकदम सामूहिक तौर से योगा करने के लिए। देश के कई हिस्सों में योग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नोएडा में योग किया, उनके साथ कई और लोगों ने भी योग किया। सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिल्ली में कई लोगों के साथ योग किया। इसके अलावा कई और मंत्री भी अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में योग किया, उनके साथ सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भी योग में हिस्सा लिया। इसको आप भारत की नई उभरती हुई शक्ति का एक प्रकार से गौरव भी मान सकते हैं, प्रदर्शन भी मान सकते हैं कि आज पूरा विश्व भारत को किस नज़र से देखता है, किस उत्साह से देखता है और किस रिस्पेक्ट के साथ देखता है। गर्व की बात है हर भारतीय के लिए कि जो प्राचीन समय से जो परंपरा चली आ रही है योग की, आज पूरा विश्व उसको अपना रहा है। और मैं कुछ क्षण पहले कह रहा था कि योग के ऊपर आज सूर्यास्त नहीं होगा पूरे विश्व के अंदर, बड़े सम्मान की बात है। राजस्थान के कोटा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु रामदेव ने योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम में पहुंची राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंच पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर हजारों की तादाद में लोगों ने इस योगाभ्यास में भाग लिया। वहीं रेत से कलाकृति बनाने वाले सुदर्शन पटनायक ने पूरी तट पर अपने अंदाज में योग को लेकर जागरूकता बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा INS विराट पर भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नौसेना के जवानों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की ओर से आयोजित नेशनल योग ओलंपियाड में देश भर से 500 छात्रों ने भाग लिया। पिछले 3 साल से नेशनल योग ओलंपियाड NCERT की ओर से अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। 18 से 20 जून तक ये कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था। राजधानी दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2018 का बुधवार को समापन हो गया। NCERT के इस आयोजन में 26 राज्यों और 4 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के 500 छात्रों ने हिस्सा लिया। योग प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आखिर में सम्मानित भी किया गया। योगा करना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इससे फिटनेस, हेल्थ और वेल्थ ये सब ठीक रहती हैं और इनसे हमें फ़ायदा भी है। और कोई योगा को प्रमोट नहीं करता है, उन्हें हमें ये विश्वास दिलाना चाहिए कि योगा को प्रमोट करना चाहिए। हेल्दी भी रह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और फिर ये हमारे डेली रूटीन में भी आ जाता है। नेशनल योग ओलंपियाड की इस साल की थीम थी स्वास्थ्य और एकता। ओलंपियाड का मकसद बच्चों को योग के जरिए मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना है। Our children should develop their potentiality and their personality should be balanced one. Emotionally they should be stable and along with they should also have good relationship with in the family, in the community and so that there will be harmony. Ultimate goal is to promote harmony. We should live together and that we can promote through yoga. NCERT ने लगातार तीसरे साल राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया। 18 से 20 जून तक चले इस ओलंपियाड में 10 से 14 साल और 14 से 16 साल तक के छात्रों के बीच मुकाबला कराया गया। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। योग शरीर को रोगों से दूर रखता है और स्वस्थ रखने के साथ साथ उम्र भी बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की रहने वाली वी नानामलाल है। नानामलाल ने योग के सहारे बढ़ती उम्र की चुनौतियों को पार किया और आज वो देश की सबसे बुजुर्ग योग गुरु हैं जो दूसरों को योग सिखाती हैं। ये है 99 साल की वी नानम्माल। उम्र के लिहाज से ये भले ही बुजुर्ग कहलाएं, लेकिन इनकी फिटनेस आज भी गजब की है।
नानम माल की चुस्ती और फुर्ती का राज है योग। इस उम्र में भी ना आंखों पर चश्मा चढ़ा है और ना ही शरीर को बुढ़ापे ने घेरा है। जीवन में इनका कभी अस्पताल, डॉक्टर या अंग्रेजी दवाओं से पाला भी नहीं पड़ा। नानम माल ने 3 साल की उम्र से ही योग करना शुरू किया था और यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। जिस उम्र में लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उस उम्र में नानम माल योग टीचर हैं। इन्हें योग करते देख हर कोई हैरान रह जाता है। नानम माल योग के 50 से ज्यादा आसनों को बेहतरीन तरीके से कर लेती हैं, जिनमें कई आसन ऐसे हैं जिन्हें करना काफी मुश्किल होता है। नानम माल की दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू होती है और ये रोजाना 6 से 7 बजे तक योग करती हैं। इसके बाद ये अलग अलग जगहों पर जाकर योग सिखाती हैं। इसके अलावा नानम माल योग शिक्षा के प्रसार के लिए देश के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण भी करती हैं। நான் சாமி எங்கள் தாத்தா பாட்டி எல்லாம் தோட்டத்திலிருந்து வருவாங்க, அண்டாவில் தண்ணி கலந்து கிட குளிப்பாங்க, குளிச்சுட்டு பாய் எடுத்து விரிப்பாங்க. நான் கூடவே 3 வருஷம் 2 வருஷம் குழந்தைகள் முடிச்சாமி கூடவே பழகுனேன். இன்னைக்கு புதுசாக பழகுன சாமி, எனக்கு அதே தான் காலமெல்லாம் செய்கிறேன், செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். கடவுள் புண்ணியத்தில் நல்ல அர்த்தம் எல்லாம் செய்கிறேன் சாமி. நீ என்ன? घर, स्कूल, संस्थानों और अन्य को मिलाकर नानम माल अब तक लाखों लोगों को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। इनके सिखाए हजारों छात्र योग शिक्षक बन गए और देश विदेश में रोजगार में जुटे हैं। நாங்கெல்லாம் கோழி கூப்பிடும், எந்திரிப்போம், எந்திரிச்சு பாத்ரூம் போயிட்டு வருவோம், யோகா செய்வோம். அதுதான் சாமி எங்கள் பழக்கம். இப்போ இந்த குழந்தைங்க 8 மணி வரைக்கும் தூங்குறாங்க, முடிக்கிறாங்க. அந்த குழந்தைகளை நாம தான் சாமி தயார் செய்யணும். नानम माल ने योग अपने पिता से सीखा था और आज उनकी चौथी पीढ़ी परदादी और परनानी के साथ योग आसन सीख रही हैं। नानम माल के 6 बेटे और बेटियां हैं जो अलग अलग जगहों पर योग सिखाते हैं। Nowadays all kids used to have some problems like eye problem or whatever it is. They are watching mobiles and TVs also. They have lots of problems. If they do this eye exercise and the Ardha Sirasasana is there, if they do that asana, they'll not have this eye problems. They'll be always comfortable with the eye exercise also. नानम माल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है और इससे योग सेक्टर में उछाल आया है। लेकिन इस तेजी को बनाए रखने की जरूरत है ताकि भारत से दुनिया भर में योग प्रशिक्षित निर्यात हो सकें। योग को योगदान देने के लिए उनके पास आज पुरस्कारों और ट्रॉफियों का खजाना है। नानम माल को इसी साल योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। इससे पहले 2016 में उन्हें राष्ट्रपति के हाथों दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, कोयम्बटूर। योग को बढ़ावा देने के लिए विश्वास मंडलिक और मुंबई के योग केंद्र को इस साल पुरस्कार के लिए चुना गया है। आयुष मंत्रालय की ओर से बनाई गई कमेटी ने उनके पास आए 186 आवेदनों पर विचार करने के बाद इन्हें चुना है। विश्वास मंडलिक पिछले 55 साल से योग के विस्तार और शोध पर काम कर रहे हैं और पूरे देश में उनके 130 योग केंद्र हैं। उन्होंने योग की 42 किताबें भी लिखी हैं। योगा इंस्टीट्यूट मुंबई पिछले 100 साल से योग के प्रशिक्षण और विस्तार से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2016 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए पुरस्कार शुरू करने का ऐलान किया था। इसके तहत एक संस्थान और एक व्यक्ति को चुना जाता है। इसमें एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाते हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पुरस्कारों की घोषणा की है। स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से लागू करने के लिए सूरत को बेस्ट सिटी अवार्ड के लिए चुना गया है। सूरत ने शहरी पर्यावरण और परिवहन के क्षेत्र में तेजी से काम किया है। भोपाल और अहमदाबाद को इनोवेटिव आइडिया अवार्ड के लिए चुना गया है। दोनों शहरों ने टिकाऊ समेकित विकास में अच्छा काम किया है। वहीं विभिन्न श्रेणियों में प्रोजेक्ट्स के तहत 7 और अवार्ड दिए गए हैं। ये अवार्ड उन शहरों को दिए गए हैं जिन्होंने इसे तेजी से लागू किया है। 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए चल रहे प्रयासों के बीच पुणे में कृषि को सतत और लाभकारी बनाने को लेकर आज से एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित भी करेंगे। 2 दिन के सेमिनार में कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
इसमें कृषि क्षेत्र के लिए सक्षम नीतिगत ढांचा बनाना, कृषि से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से आय बढ़ाने के अलावा विपणन, उचित मूल्य और प्रौद्योगिकी समेत 6 विषयों पर चर्चा होगी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार, आंध्र प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री वीएस राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री प्रोफेसर अशोक गुलाटी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, किसान संघ, CII, फिक्की के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। गोष्ठी का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। बात अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीमा पर प्रवासी परिवारों को अलग करने पर रोक लगाने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रवासी परिवारों को अलग करने के विवादित फैसले की दुनिया भर में आलोचना की गई थी। ट्रंप ने हस्ताक्षर के बाद कहा कि यह आदेश परिवारों को एक साथ रखने के बारे में है। नए कानून के अनुसार भी अवैध रूप से सीमा लांघने वालों को हिरासत में लिया जाएगा और जेल भेजा जाएगा, लेकिन एक साथ। ट्रंप के नए आदेश में यह भी साफ है कि अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पहले की तरह ही लागू रहेगी। We're signing an executive order. I consider to be a very important executive order. It's about keeping families together while at the same time being sure that we have a very powerful, very strong border, and border security will be equal, if not greater, than previously. So we're going to have strong, very strong borders, but we're going to keep the families together. I didn't like the sight or the feeling of families being separated. Continues to be a zero tolerance. We have zero tolerance for people that enter our country illegally. और अब बात करेंगे फीफा विश्व कप फुटबॉल की। फीफा विश्व कप में ग्रुप बी में कल पुर्तगाल और मोरक्को के बीच मुकाबला खेला गया। रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने मोरक्को को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही पुर्तगाल की टीम अंतिम 16 की दावेदारी में मजबूत हो गई है। मैच के चौथे मिनट में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल करके पुर्तगाल को 1-0 की बढ़त दिला दी, जो निर्णायक साबित हुई। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2018 के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में उरुग्वे ने सऊदी अरब को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ उरुग्वे के 2 मैचों में 6 अंक हो गए हैं और उरुग्वे की जीत को गए हीरो लुइस सुआरेज रहे। तीसरे मुकाबले में स्पेन ने ईरान को 1-0 से मात दे दी। मैच का एकमात्र गोल स्ट्राइकर डिएगो कोस्टा ने किया और स्पेन को विश्व कप में पहली जीत दिलाई। आज के मुकाबलों की बात करें तो आज भी अहम मुकाबले खेले जाने हैं। ग्रुप सी में डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला शाम 5:30 बजे खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला फ्रांस और पेरू के बीच 8:30 बजे होगा। साथ ही तीसरा मुकाबला रात 11:30 बजे से क्रोएशिया और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। वरिष्ठ खेल पत्रकार शेखर लूथरा इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका शेखर, राज्यसभा टीवी में। स्पेन के खिलाफ पहले मैच में हैट्रिक जमाने वाले रोनाल्डो ने फिर पुर्तगाल को जीत दिला दी और इस मैच में रोनाल्डो ने न सिर्फ फैंस का दिल जीता बल्कि कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर ली हैं। इसके अलावा स्पेन की अगर बात करें तो ईरान को 1-0 से मात दी है। तो इन सबको मिलाकर अब क्या देख रहे हैं आप? ग्रुप बी की टक्कर कैसे सामने आएगी अब? देखिए, वो ग्रुप ऑफ डेथ तो यही बनता जा रहा है। हम बाकी ग्रुप्स की बात कर रहे थे, किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान कल जिस तरह से खेला 1-0 बहुत अनलकी रहे। अगर 63rd मिनट का अगर वो गोल देखें जो डिसअलाउ हो गया था हैंडबॉल की वजह से, लग नहीं रहा था, वो सिर्फ स्लो एक्शन रिप्लेस में लगा कि उसको डिसअलाउ कर दिया। अगर वो हो जाता तो ईरान आज क्वालिफाई कर जाता और स्पेन या पोर्चुगल में से किसी एक टीम को बाहर होना पड़ता, खासकर स्पेन को। लेकिन अभी भी सिचुएशन वही है। रोनाल्डो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मोरक्को भी सेम सिचुएशन कि खैर अब तो वो टूर्नामेंट से बाहर है, लेकिन मोरक्को बहुत ही अनलकी रहेगा। करीब मैक्सिमम उन्होंने डोमिनेट किया मैच को, लेकिन रोनाल्डो और पेपे डीप डिफेंस में जा रहे हैं, उसके बाद आगे भी आ रहे हैं अटैक करने के लिए। उनकी वजह से मुझे लगता है कल वो बच गए। लेकिन अभी भी ईरान को लास्ट मैच पोर्चुगल खेलना है। यानी अगर पोर्चुगल का डिफेंस कल जिस तरह से थोड़ा छिन भिन लग रहा था, जिस तरह से मोरक्को सिर्फ पेनिट्रेट ही नहीं कर पाया, वरना उन्होंने बहुत तंग किया पोर्चुगल को। अगर कहीं खुदा ना खास्ता रोनाल्डो एक भी दिन
ऑफ कलर रहे तो ईरान के अभी भी चांसेस है एक विक्ट्री, और वो थ्रू और स्पेन या पर इनफैक्ट पोर्चुगल अगर हारता है तो वो बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। शेखर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। और आज के मैचेस पे भी नज़र रहेगी। 2 मैच ग्रुप सी के होने हैं जबकि एक ग्रुप डी का मैच है, और देखते हैं किस तरह से ये मैच और ग्रुप की टक्कर सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार की आज पुण्यतिथि है। राष्ट्रवाद की सोच विकसित करने के मकसद से उन्होंने 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी, और आज आरएसएस स्वयंसेवकों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। डॉक्टर हेडगेवार ने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और समाज को दिशा देने का काम किया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उस दौरान पूरे देश में आवाज उठ रही थी। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने वंदे मातरम के नारे पर पाबंदी लगा दी। लेकिन नागपुर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले रही थी। 1907 में किसी दिन स्कूल का निरीक्षण करने जैसे ही एक अंग्रेज निरीक्षक दाखिल हुए, उनका स्वागत वंदे मातरम के उद्घोष से हुआ। धीरे धीरे स्कूल की हर क्लास में यही नारा गूंजने लगा। अंग्रेजी हुकूमत को धता बताने वाला ये बालक था केशव, जो आगे चलकर डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार के नाम से भारतीय राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का बड़ा नाम बन गया। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ। हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे। बचपन से ही उनके मन में एक सवाल उठता कि हम आखिर गुलाम क्यों हैं। स्कूली पढ़ाई के बाद वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। कोलकाता उन दिनों क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र था। हेडगेवार भी जल्द ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और अनुशीलन समिति नाम की क्रांतिकारी संस्था से जुड़ गए। 1916 को डॉक्टर की उपाधि लेने के साथ ही वो वापस नागपुर आ गए। नागपुर से ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभानी शुरू की। जल्द ही वो कांग्रेस से जुड़ गए और कुछ ही समय में विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस के सचिव बन गए। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार पर ही अधिवेशन की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। अधिवेशन में उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने के बारे में प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वो तब पारित नहीं हो सका। गांधी जी से प्रभावित होकर वो कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। 1921 में सत्याग्रह करते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दी और 1 साल तक जेल में रहे। कांग्रेस से जुड़े होने के बावजूद उन्हें लगता था कि आजादी मिलने के बाद भी समाज में राष्ट्रवाद की भावना स्थायी तौर पर मजबूत रहनी चाहिए। एक मजबूत राष्ट्र के लिए उनकी सोच एक स्वाभिमानी और संगठित समाज के निर्माण की थी। इसी सोच के साथ 1925 में विजयदशमी के दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की। संघ की शाखाओं के जरिए उन्होंने युवाओं के मन में शक्ति, सामूहिकता, अनुशासन और राष्ट्र गौरव के साथ ही समाज के लिए निस्वार्थ भाव से त्याग करने की प्रेरणा दी। कड़ी मेहनत के बूते करीब 15 साल तक पूरे देश में घूम घूम कर वो संघ की विचारधारा के प्रचार और स्वयं सेवकों को जोड़ने में कामयाब रहे। डॉक्टर हेडगेवार भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास रखते थे, लेकिन समाज के विकास और संगठन के लिए वो आधुनिक साधनों का उपयोग करने से पीछे नहीं हटे। वो राष्ट्रहित में व्यक्तिगत मतभेदों को दूर रखने से भी परहेज नहीं करते थे। 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने विदर्भ में जंगल सत्याग्रह में स्वयंसेवकों के साथ भाग लिया और 9 महीने जेल में रहे। डॉक्टर हेडगेवार आलोचनाओं को भी सम्मान दिया करते थे। संघ की गैर राजनीतिक कार्यशैली पर कई बार आपत्ति उठी, लेकिन उन्होंने इसका कभी भी कठोर प्रतिकार नहीं किया और संघ को दिशा देते रहे। हेडगेवार न केवल समान विचारधारा वाले लोगों में लोकप्रिय थे, बल्कि दूसरे दलों के नेताओं से भी उनके काफी अच्छे संबंध रहे।
अपने जीवन में वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस के काफी करीबी रहे। महात्मा गांधी के साथ भी वो देश की राजनीति और भविष्य पर चर्चा किया करते थे। सुभाष चंद्र बोस के साथ तो उनका गहरा रिश्ता था। नेताजी के साथ मिलकर वो कई बार संघ के जरिए नए भारत के निर्माण पर चर्चा करते। गंभीर रूप से बीमार होने पर सुभाष चंद्र बोस उनका हाल जानने खुद उनके पास गए, लेकिन नेताजी से मुलाकात के 2 दिन बाद ही 21 जून 1940 को डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का निधन हो गया। उनका शुरू किया गया संगठन आरएसएस न सिर्फ इस वक्त देश के सबसे महत्वपूर्ण गैर राजनीतिक संगठनों में से एक है, बल्कि ये स्वयं सेवकों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भी बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।